अच्छा, ये जो सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है और कोविड की वजह से देना शुरू किया गया था, लेकिन लगातार वो जारी है। ज़ाहिर है कि अब वो एंटी इनकम्बेंसी को मंद करने का एक हथकंडा बन गया है। लेकिन उसमें तो सरकार को बहुत बड़े पैमाने पर रुपया खर्च करना पड़ता है, 80 करोड़ अनाज देने के लिए। और फिर हर हर चुनाव से पहले प्रदेशों में वो सब किया जाता है लोगों को। जैसे अभी बिहार में 10-10 हज़ार रुपए बाँटे गए, अभी और भी या बड़े पैमाने पर खर्चा किया रहा है। आप ही ने पिछली बार कहा था कि अब केंद्र सरकार बिहार को बड़े पैमाने पर रुपए का ट्रांसफ़र करेगी, तभी या बिहार सरकार उन वायदों को पूरा कर पाएगी। तो फिर सरकार के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? भई सरकार देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है में इन्वेस्टमेंट है, वो सरकार ही ज़्यादा करती है, निजी क्षेत्र तो करता नहीं है। पूरा या देश में जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, वो निवेश तो सरकारी क्षेत्र से हो रहा है। निजी क्षेत्र तो कोई निवेश कर नहीं रहा है या ना के बराबर कर रहा है, या उन्हीं जगह कर रहा है जहाँ उसको फ़ायदा होता है, और वो जगह ज़ाहिर है कम है थोड़ी। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आईटी में कर रहा है इन्वेस्टमेंट, बाकी सब जगह तो कर नहीं रहा है। तो वो सरकार के पास इतना पैसा आता कहाँ से है? और सरकार नि नि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी अपना निवेश भी कर रही है बहुत बड़े पैमाने पर। साथ में इतने बड़े पैमाने पर लोगों को मुफ्त अनाज भी दे रही है। और भी पता नहीं क्या-क्या ऐसी तरह की लाभार्थी योजनाओं में, केंद्र सरकार की लाभार्थी योजनाएँ बहुत हैं, उनमें खर्च हो रहा है। तो ये सब कैसे प्रबंधित कैसे किया जाता है ये? देखिए, एक तरफ आप टैक्स लेते हैं, दूसरी तरफ आप जो है बाजार से आप डेट लेते हैं, ऋण लेते हैं, है ना? हुँ। ये 2 चीज़ें हैं जिनसे आप फाइनेंस करते हैं अपना। तो जितना आपका टैक्स है, उसके ऊपर जितना खर्चा होता है, वो आपका डेफ़िसिट हो गया। वो डेफ़िसिट को कवर करने के लिए आप मार्केट में बोरो करते हैं। अब मार्केट से कहाँ से बोरो करते हैं? मतलब कि जो बाजार में जो लोग सेविंग्स करते हैं, उनसे हुँ। आप उधार लेते हैं, है ना? चाहे बैंक हो, बैंकों में लोग अपनी सेविंग्स डालते हैं, अच्छा, है अच्छा। ना? या जैसे बॉन्ड्स फ्लोट करते हैं, जो मतलब जिनके पास सेविंग होती है, जैसे एलआईसी वगैरह हैं, वो सब अपना ये सब करते हैं। तो 2 तरीके हो गए, एक तरफ टैक्स रेवेन्यू और दूसरी तरफ आपकी जो बोरोइंग है ना? एक तरफ ये इनकम 2 टैक्स, जीएसटी से पैसा मिला वो, मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स आ गया, आपका कॉर्पोरेशन टैक्स आ गया, म्युनिसिपैलिटीज़ को प्रॉपर्टी टैक्स आ गया, फिर आपका जो स्टैम्प ड्यूटी आ गया, इस तरह से कई तरह के डायरेक्ट टैक्स होते हैं। हुँ, फिर इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष, यानी कि आप जैसे कंज़म्पशन करते हैं, तो जो भी चीज़ कंज़्यूम करेंगे, उस पे एक जो टैक्स होगा, जीएसटी होगा, हुँ। है ना? तो वो आप जो है कंज़म्पशन के थ्रू उसको टैक्स करते हैं। तो अब वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले बहुत सारे होते थे, अब 17 को कंबाइन करके जीएसटी में कर दिया है। और थोड़े बहुत छोटे-मोटे और हैं, जैसे पेट्रोलियम पे है, लिकर पे है, इस तरह के एक्साइज़ ड्यूटी वगैरह हैं, जो अभी भी सरकार लेती है, पर ज़्यादातर को एक कंसोलिडेट करके जीएसटी के अंदर ले आए हैं। तो जीएसटी का पलड़ा भारी है, क्योंकि वो करीब 11% जीडीपी का ले रहा है इनडायरेक्ट टैक्स, और जो आपका डायरेक्ट टैक्स है, वो करीब 6.5% आ रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है, मतलब उसका भार आम आदमी पे भी पड़ता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स जो है, उसका भार जो है, सिर्फ़ अमीर लोगों के ऊपर पड़ता है। तो जैसे भारत में 9 करोड़ लोग हैं जो अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं या टीडीएस पे करते हैं, है ना? लेकिन उसमें से करीब 7 करोड़ हैं जो बहुत कम रिटर्न फाइल करते हैं या वो ज़ीरो रिटर्न फाइल करते हैं, है ना? तो वो मतलब एक तरह से मार्जिन पे हैं। तो एक तरह इफेक्टिवली कहा जाए तो 2 करोड़ ही ये लोग हैं जो इफेक्टिव टैक्स पेयर हैं। अब 150 करोड़ में 2 करोड़ का होना मतलब 1.3% ही लोग हैं जो कि इफेक्टिव टैक्स पेयर हैं। तो वो, क्योंकि हमारे यहाँ काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत तेज है और हमने इनकम टैक्स में और कॉर्पोरेशन टैक्स में छूट बहुत तरह की दे दी है, इसलिए डायरेक्ट टैक्स हमारा कम कलेक्ट हो रहा है। तो हम जीएसटी पे और बाकी इनडायरेक्ट टैक्स पे ज़्यादा निर्भर करते हैं, जिसका बोझ फिर हमारे गरीब लोगों के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। तो इस तरह से हम जो फाइनेंस करते हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो लाभार्थियों को जो मिल रहा है, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है। मतलब हुँ, कि आप जो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लाख करोड़ रुपए साल का दे रहे हैं, है ना? अच्छा। तो 3-4 लाख करोड़ रुपए कोई बहुत नहीं है, जबकि आप जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट करीब जो सेंटर का ही अकेले है, वो हुँ, करीब 11.5 लाख करोड़ रुपया है। अच्छा। और वो 11.5 लाख करोड़ रुपया जो जा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, वो ज़्यादातर कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में जा रहा है। वो जा रहा है आपके रेलवे फ्रेट कॉरिडोर, हाईवे, आईटी सेक्टर, पावर सेक्टर, जहाँ पे रोज़गार ज़्यादा पैदा नहीं होता। जहाँ पे रोज़गार ज़्यादा पैदा होता है, जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसमें आप कटौती कर देते हैं, शिक्षा में उसमें कटौती कर देते हैं, स्वास्थ्य है उसमें कटौती कर देते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट ये जो क्षेत्र हैं, इनमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है। तो इसलिए हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बड़ी समस्या है
वो सरकार की गलत नीतियों की वजह से, क्योंकि सरकार चाहती है कि हम संगठित क्षेत्र को बढ़ावा दें। जितना आप बड़े हाईवेज बनाएंगे, जितना आप जो फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे, उतना जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो जो गांव-गांव तक पेनिट्रेट कर जाएगा और वहां पे जो छोटे-छोटे उद्योग धंधे हैं उनको डिस्प्लेस कर देगा। तो हमारी सरकार की नीति रही है पिछले 10 साल से कि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर को बढ़ावा दें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को नहीं बढ़ावा देना। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही तो रोजगार है, 94% लोग वहां काम करते हैं। अगर उसको धक्का लगेगा तो फिर आपका रोजगार कम हो जाएगा। जब रोजगार कम हो जाएगा तो मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी और जब डिमांड कम हो जाएगी तो फिर आपकी ग्रोथ रेट पे असर पड़ेगा। और वही आरबीआई का डेटा दिखाता है कि आरबीआई का डेटा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का डेटा होता है कि आप मतलब अगर आपकी जो क्षमता 100 है तो आप कितना उत्पादन कर रहे हैं 100 में, तो वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहता है। अगर आपकी डिमांड नहीं होगी तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम रहेगा। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी 75 के आसपास चल रहा है। तो अगर 75 के आसपास चल रहा है तो आप अपना जो कैपेसिटी है उसको 110 क्यों बढ़ाएंगे? आप इन्वेस्ट करके 110 तभी बढ़ाएंगे जब आप ये 85-90 बेच रहे हैं। अगर आप 75 ही बेच रहे हैं तो फिर आपका नुकसान और हो जाएगा। तो हमारा प्राइवेट सेक्टर यही तो कह रहा है। प्राइवेट सेक्टर कह रहा है कि हम इन्वेस्टमेंट तो तब बढ़ाएं जब हमारी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ाने के लिए जो गरीब आदमी है उसके हाथ में परचेजिंग पावर होनी चाहिए। तो जो हमारे जो असंगठित क्षेत्र है, जिसमें कि जब ई श्रम पोर्टल सेटअप हुआ तो उसमें बताया गया कि 30 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया। ये तो प्रधानमंत्री जी ने खुद ही बोला था कि 30 करोड़ ने रजिस्टर किया, और उसमें से 90% लोगों ने शुरू में बताया कि वो 10,000 रुपए से कम कमा रहे हैं। उसी तरह कृषि में देख लीजिए, कृषि में जो 2017-18 का सर्वे था तो जो एवरेज किसान है उसकी 27 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आज उसकी आमदनी है कृषि से, तो वो भी गरीबी की रेखा के आसपास है। तो जब 90% लोग गरीबी की रेखा के आसपास हैं तो डिमांड ज्यादा कैसे बढ़ेगी? तो हमारी सरकार को अपना फ्रेमवर्क बदलना पड़ेगा, अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि जी हम ऑर्गेनाइज सेक्टर को बढ़ावा देंगे, हम अपने क्रोनीज को आगे बढ़ाएंगे। उनको नीति बदल के जो आम आदमी है उसकी तरफ नीति लानी चाहिए कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। अब मतलब बहुत सारी महिलाएं हैं उनको काम नहीं मिलता, उन्होंने लेबर फोर्स वैसे पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो अगर आईएलओ की परिभाषा के हिसाब से चले तो हमारे देश में वो करीब 50 के आसपास है, जबकि और बड़ी जो अर्थव्यवस्था है चीन है, ब्राजील है, अमेरिका है, वहां पे वो 65-70 होता है। तो हमारे यहाँ 15-20% लोग कम काम कर रहे हैं। तो उससे फिर बेरोजगारी तो है ही, गरीबी भी उससे बढ़ती है, क्योंकि अगर परिवार में सब लोग काम करेंगे तो परिवार की आमदनी बढ़ेगी। तो इसलिए हमारे जो समस्या है आज अर्थव्यवस्था की, जो 2025 में दिख रहा है हमें कि हमने इनकम टैक्स में छूट दे दी कि डिमांड बढ़ जाएगी, पर ये गलत धारणा थी। इनकम टैक्स तो कौन पे करता है? जैसे मैंने कहा इफेक्टिव इनकम टैक्स तो 1.2%, 1.3% लोग पे करते हैं, वो तो सब अमीर हैं। तो अमीर को फायदा होगा इनकम टैक्स की कटौती में, और जो हमारे कुछ जो मिडिल क्लास है वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो बस इतना ही होगा, पर वहां से डिमांड इतनी नहीं बढ़ने वाली। फिर आपने जीएसटी में कटौती कर दी, पर जीएसटी भी तो संगठित क्षेत्र पे लगता है, वो असंगठित क्षेत्र पे नहीं लगता है। तो वो भी संगठित क्षेत्र को फायदा पहुंचा रहा है, और डिमांड और फिर संगठित क्षेत्र की तरफ जाएगी तो हमारा कंजम्पशन और गिर जाएगा, हमारे जो असंगठित क्षेत्र वो और पिट जाएगा। अगर 94% के जो रोजी रोटी पे और रोजगार पे असर पड़ेगा, फिर आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको उसको जो अनाज देना पड़ेगा। फिर क्योंकि उसका विश्वास खत्म हो गया है पॉलिटिशियंस पे, तो हर इलेक्शन पे आपको उनको कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। आप जो कभी जो 10,000 रुपए बांटेंगे, कभी आप जो बस टिकट देंगे, कभी आप कुछ देंगे। इससे फिर हमारे स्टेट्स का बजट गड़बड़ा गया है। स्टेट्स का बजट मतलब महाराष्ट्र में जो प्रॉमिस किया था वो नहीं दे पा रहे, दिल्ली में जो प्रॉमिस किया था वो नहीं दे पा रहे हैं। फिर उसी तरह कर्नाटक में परेशानी आ गई, हिमाचल में जो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल पा रही थी ना। तो ये सारा जो हमारा जो बजट है स्टेट्स का, और स्टेट्स पे ही दायित्व है कि वो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार जनरेशन पे। तो अगर स्टेट्स की फिस्कल हालत खराब होती है तो ये जो सारे सोशल सेक्टर्स है इनकी हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारे जो माइंडसेट है पॉलिसी मेकर का सेंटर में, उसको बदलना बहुत जरूरी है। उनको ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसे असंगठित क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। अच्छा, एक बात, एक छोटी-सी बात मैं बीच में माफ़ कीजिए बोल रहा हूँ। जैसे हम लोग अपना जीवन जीते हैं, तो हमारे ऊपर अगर कर्ज़ा होता है तो हमें नींद नहीं आती। अच्छा, मतलब कर्ज़ा होने पे हम हमेशा विचलित रहते हैं, हमें उसकी किश्त का भुगतान करना है। हमारी इनकम में ज़रा-सा भी व्यवधान आता है तो हमें लगता है हम किश्त कैसे भुगतान कर पाएँगे? किश्त नहीं भुगतान करेंगे तो हमारे ऊपर एक्शन हो जाएगा, हमारी बेइज़्ज़ती भी हो जाएगी सब। अच्छा, अब राज्यों के ऊपर बहुत-बहुत कर्ज़ा है, जैसा कि आपने बताया। केंद्र सरकार के ऊपर भी अनाप-शनाप कर्ज़ा है, क्योंकि तो लगातार डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा बाकी सब कुछ कर्ज़ा लेके ही कर रही है। अभी आपने बड़ी अच्छी तरह उसकी व्याख्या की। तो इन लोगों को क्या लगता है, ऐसा नहीं लगता कि एक दिन अचानक इनका पूरा शिराज़ा ढह जाएगा?
नहीं, ऐसा है, देखिए मैक्रो में जो होता है वो अलग होता है और माइक्रो में हम जो इंडिविजुअल की बात समझते हैं वो अलग होती है। आजकल बल्कि माइक्रो में भी अगर आप देखें तो बहुत सारे जो नौजवान लोग हैं वो ईएमआई पे कर रहे हैं, मतलब वो कर्जा लेके वो अपना चीजें खरीद रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी आमदनी बढ़ती चली जाएगी, वो पे कर देंगे, है ना? तो इसलिए एक कॉन्फिडेंस है उनके दिमाग में, पर जहां पे कि बेरोजगारी बढ़ेगी तो एकदम वो फंस जाएंगे, क्योंकि जब बेरोजगारी होगी तो वो फिर उनकी आमदनी बढ़ेगी नहीं, उनकी आमदनी जो खत्म हो जाएगी। तो पहले ये होता था कि हम पहले बचत करते थे, उसको इन्वेस्ट करते थे, लेकिन आज हो गया कि इन्वेस्ट करिए, है ना? तो इन्वेस्ट करेंगे और आपकी आमदनी बढ़ेगी उससे, तो हो जाएगा। तो इसी तरह जैसे कि केन्स ने भी कहा था कि भाई इन्वेस्टमेंट डिटरमिन सेविंग्स, मतलब आप इन्वेस्ट करेंगे तो सेविंग्स और बढ़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट से उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ने से लोगों की आमदनी बढ़ती है, आमदनी बढ़ने से उनकी जो सेविंग बढ़ जाती है। तो एक तरह से ये कहा जाता है नेशनल इनकम जो आइडेंटिटी है, तो इन्वेस्टमेंट इक्वल सेविंग्स इज एन आइडेंटिटी, मतलब कि जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतना सेविंग होगा। अब वो सेविंग किस प्रकार से होगा, किसके हाथ में होगा, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन सेविंग बढ़ जाएगी। लेकिन जो आपने बात पॉइंट आउट की कि स्टेट्स पे और सेंटर पे कोई रोक टोक नहीं है कि कितना वो जो ऋण ले, लेकिन जो स्टेट्स है उन पे एक बंधन है जो 3% से ज्यादा अपना डेफिसिट नहीं हो सकता है उनका, तो वो ज्यादा फिर और बोरो नहीं कर सकते, तो इसलिए उनकी हालत खराब हो जाती है कि जब वो उनके ऊपर बंधन है। और फिर जो हमारे टैक्स रिसोर्सेज है वो सेंटर के हाथ में ज्यादा हैं, स्टेट्स के हाथ में कम है, तो सेंटर की हालत इतनी खराब नहीं होती जितनी कि स्टेट्स की हो जाती है। तो दो चीजें हो गई, सेंटर बोरोइंग बढ़ा सकता है और उसके टैक्स रिसोर्सेज ज्यादा हैं जो स्टेट्स के नहीं है, तो स्टेट्स इसलिए परेशानी में जाते हैं, सेंटर की परेशानी उतनी नहीं होती है हमारे यहाँ, जैसे कि समझा जाए। तो अब आपको क्या लगता है, अब 2000 अभी तक तो जो चलिए 1 साल और गुजर गया, अब 2026 हमारे सामने आ रहा है। तो 26 में भारतीय अर्थव्यवस्था, केंद्र के ऊपर बहुत अनाप-शनाप कर्जा है, राज्यों के ऊपर बहुत कर्जे हैं, महँगाई भी व्यावहारिक रूप से देखा जाए आंकड़े में भले ही कम दिखा लें, कम नहीं हो रही है, बेरोज़गारी भी बढ़ती चली जा रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी टोटा है, स्टॉक मार्केट भी कमज़ोर पड़ा हुआ है, वहाँ भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। तो ये तो बहुत एक तरह की अंधेरी और धुंधली तस्वीर पेश करता है भारतीय अर्थव्यवस्था की। देखिए, क्योंकि हम लोग अपनी और जो असंगठित क्षेत्र है, उसकी तरफ सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। यहाँ 94% लोगों को रोज़गार मिलता है, उसकी भी हालत खस्ता है पूरी तरीके से, वो लगातार गिरता जा रहा है। झूठे आंकड़े देकर सरकार किसी तरीके से बता रही है कि हमारा वो बढ़ रहा है जीडीपी। जी। तो मेरा मानना है कि जो आज हमारी सरकार ने जो नीतियां अपनाई हैं, तो 2025 में हमारी परेशानी बरकरार रही है। 2024 में थी, लेकिन 2025 में ट्रंप के आने से एक्सटर्नल सेक्टर पे और ज्यादा परेशानी हो गई। तो इसलिए हमारे जो बाहर की समस्या है और अंदर की समस्या दोनों ही बढ़ती चली जा रही हैं। अब वो आगे आने वाले समय में ट्रंप के साथ समझौता होता है नहीं होता, ये देखने की बात है। अगर ट्रंप के साथ समझौता होता है तो चीजें बदलने लगेंगी, क्योंकि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो फिर एक बदलेगा। लेकिन ट्रंप एक राजा की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो सबसे कंसेशन ले रहे हैं। उन्होंने ईयू से कंसेशन लिया, उन्होंने जो जापान से लिया, कोरिया से लिया, सबसे, वो भारत से भी कंसेशन लेना चाहते हैं। लेकिन जो वो कंसेशन हमसे चाहते हैं वो हमारे लिए करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम रूस के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक लिंक है। हमारा जो कृषि है उसको हम खोल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ 85% जो कृषक हैं वो छोटे और मझोले हैं। वो जो अमेरिका के ट्रेड के वो उसके खिलाफ वो खड़े नहीं हो पाएंगे। अमेरिका में सुनने में आता है कि जो एवरेज किसान है उसको 25 लाख रुपए की जो सब्सिडी मिलती है, उसके ऊपर उसकी आमदनी है, जबकि हमारे यहाँ जो एवरेज किसान है वो तो 1-1.5 लाख रुपए ही कमाता है साल का। तो हमारा किसान जब बाहर से माल आएगा तो उसके जब दाम जब डिप्रेस होंगे तो उसकी आमदनी तो और कम हो जाएगी। तो इसलिए ये संभव नहीं है कि हम अपना कृषि का बाजार खोल दें और हमारा कृषि ठीक ठाक चलता रहे। और उसी में आप देखें तो 46% तो लोग काम करते हैं और 8 से 10 करोड़ किसान उसमें हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर लोगों को असर पड़ेगा तो फिर एक बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार की कुछ मंशा बन रही है कि शायद वो कृषि का बाजार धीरे धीरे खोले। इसीलिए जो लेबर सेक्टर है, लेबर सेक्टर में उन्होंने जो पॉलिसी बदली है। 4 लेबर कोड जो 2019-20 में पास हुए थे, उनको एकदम से नवंबर में उन्होंने लागू करना शुरू कर दिया है। वो इसलिए जिससे कि जो लेबर है उसमें ट्रेड यूनियंस कमजोर हो जाएं, तो वो कमजोर हो जाएंगी तो फिर जो ट्रेड यूनियन है वो जो ज्यादा अपना डिमांड नहीं कर पाएंगी वेजेस बढ़ाने का। इसका फायदा हमारे बिजनेस पे पड़ेगा।
दूसरी तरफ जैसे पहले बात हुई थी कि जब रुपया कमजोर हो रहा है तो उससे एक्सपोर्टर्स को कुछ और बेनिफिट मिल जाएगा, तो ये एक्सपोर्टर्स को और बिजनेसेस को फायदा पहुंचाने के लिए ये लेबर कोड लागू किए जा रहे हैं। उधर रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को अब ये वीबीजी रामजी बिल से रिप्लेस कर दिया है। ये मुझे लगता है कि रिच फार्मर को एक कंसेशन दिया जा रहा है कि रिच फार्मर को ये, वो कहते थे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की वजह से हमें लेबर नहीं मिल रहा है, उससे वेजेस बढ़ जाती हैं। तो अगर ये जो नया बिल जो इन्होंने पेश किया है उसमें जिस तरह के प्रावधान रखे हैं उससे वहां पे रूरल एम्प्लॉयमेंट जब कम होगा तो उनकी वेजेस कम हो जाएंगी। तो वो चाहते थे रिच फार्मर, तो रिच फार्मर को ये कंसेशन शायद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे कृषि का बाजार खोलने की मंशा है, जिससे कि एक ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ हो जाए। पर लेकिन मेरा मानना है इससे जो वर्कर है वो नाराज है, इससे जो किसान है वो नाराज है। तो मेरा मानना है कि करीब 80-90 करोड़ लोग इससे नाराज होंगे। ये एक पॉलिटिकल जोखिम सरकार ले रही है। कितना उसको जो मतलब कन्विंस्ड है कि इससे उसको फायदा होगा ये मुझे पता नहीं, पर मुझे लगता है कि उनको पॉलिटिकली इससे काफी नुकसान होगा कि इतना बड़ा तबका 80-90 करोड़ जिनकी आमदनी के ऊपर असर पड़ेगा, उनकी बार्गेनिंग पावर पे असर पड़ेगा, तो वो लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे ये मुझे लगता नहीं है। तो अगर किसान और जब वर्कर ये दोनों मिलके अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है जैसे कि फार्म बिल पे जो हुआ था उसी तरह यहाँ पे भी इनको थोड़ा शायद रुकना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। नए साल की जो आर्थिक संभावनाएं और जो अंदेशे हैं उनके ऊपर आपने रोशनी डाली, और जैसा कि हमेशा होता है कि आप बहुत सरल भाषा में बहुत ही कठिन और आंकड़ागत प्रश्नों को समझाते हैं। इससे नई परख के दर्शकों में आपकी वार्ताएं, आपके साथ वार्ताएं बड़ी लोकप्रिय हो रही हैं। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद।